एक्चुअली उसको पहले हम एक्सप्लेन आपको बताते हैं, देन फिर हम क्लास के ऊपर मूव करेंगे, और क्लास क्यों लगाया गया है उसके बारे में भी आपको आज ही यहाँ पर क्लास में पता चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आज की डेट आपका 30 मई सैटरडे। क्लास का टाइमिंग आपका 3 PM टू 4 PM। इस क्लास में आपको जितना भी आपके डायग्राम होते हैं, एनसीईआरटी में जितने भी आपके डायग्राम दिए गए हैं, वो सारे डायग्राम के लेबलिंग को एक्सप्लेन करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस डायग्राम के बेसिस पे, राइट। चलिए, तो हम फर्स्ट डायग्राम पे आते हैं। एनसीईआरटी का जो आपको फर्स्ट डायग्राम दिया गया, ये आपको विजुअल है, ये डायग्राम आपको विजुअल है। यस सर। चलिए, इस डायग्राम में ये आपका डायग्राम नंबर 1 है। आपको मैं लेबलिंग कर देता हूँ, आपको नेम बताना है, ठीक है। चलिए, एक बगल से ए बताइए, एक ए में जो नंबरिंग किया गया है उसका नाम क्या है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का ट्राई करना है ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो 1 घंटा का ही हो, ज्यादा लेट ना हो। बी में से माइनर वेसिकल। एक सेकंड, डायग्राम अब अभी आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी को बंद कर दो। ठीक है, चलिए, ए में आपने क्या बताया। यूरेटर। ठीक है, ए आपका यहाँ ये जो लाइनें आपको दिख रही है ये आपका क्या है, यूरेटर, URETER, यूरेटर। ठीक है, बी का डायग्राम बताइए, ये जो आपका डायग्राम दिया गया वो क्या है, बताइए। हाँ, से माइनर वेसिकल। बी आपका हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल। सी का ये जो डायग्राम दिया गया येलो कलर का, इसका नाम बताइए। यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। डी का ये डायग्राम को बताइए, ये जो छोटी सी पतली सी लाइनें आई है नीचे, इसको क्या बोलते हैं। वास्ट डिफरेंस। तो ये आपका जो ये छोटी सी जो लाइनें आई है इसको बोलते हैं हम लोग वास्ट डिफरेंस। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, ये जो रेड कलर की है, छोटा वाला जो है वो। हाँ, आपको बुक सब नहीं देखना है, बिना बुक देखे आपको बताना है, ठीक है। हाँ। चलिए, ये डायग्राम के बारे में बताइए, इस डायग्राम का क्या नाम है, ई नंबर। प्रोस्टेट। तो ये डायग्राम का नाम हो जाएगा आपका प्रोस्टेट, ठीक है। एफ नंबर के डायग्राम को बताइए, इसको क्या बोलते हैं। पेनिस। ये आपका हो जाएगा पेनिस, एफ नंबर का। जी नंबर का बताइए, जो छोटी सी जो पाइप निकली गई है यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं। यूरेथ्रा। ये आपका हो जाएगा यूरेथ्रा। एच नंबर का डायग्राम को बताइए, एच नंबर का डायग्राम क्या बताता है, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। जे नंबर का डायग्राम बताइए, सॉरी आई का बताइए, ये लाइन, ये डायग्राम क्या आपको इंडिकेट कर रही है, ये जे नंबर का, आई नंबर का, आई नंबर का। आई। क्या आई हो जाएगा आपका फोर स्क्रीन स्किन। जे नंबर का डायग्राम बताइए, ये हो जाएगा आपका स्क्रोटम। आई नंबर का डायग्राम बताइए, ये क्या है, आई हो गया ना। एच नंबर बताइए, एच नंबर। एच नंबर का डायग्राम बताइए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टेस्टिस। उसके बाद इस डायग्राम पे आइए, यहाँ देखिए एक छोटा सा एक स्मॉल टीनी सा एक बबल जैसा कुछ बना हुआ, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, क्या
Bulbo urethral gland. ठीक है, ये जो आपका डायग्राम दिया गया, ये आपको दिया गया बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर आप ये इसको क्या बोलते हैं, एम नंबर को? Anus. एनस। ठीक है, एन नंबर को क्या बोलते हैं? क्या? Rectum. ठीक है, रेक्टम बोलते हैं। इस डायग्राम को बताइए, ये जो आपका सी नंबर का डायग्राम दिया गया, ये जो छोटी सी जो यहाँ पाइप पे जो मिक्स हो रही है, मिक्स नहीं हुआ है, मतलब कि ये ऊपर से जो आ रही है, ये पाइप को क्या क्या नाम देते हैं? Ejaculatory duct. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट। अब जब आपको हम लेबलिंग सारा हटा देते हैं, तो आपका सारा यहाँ पर अब आपको लेबलिंग दिख जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देते हैं लेबलिंग। आपको डायग्राम एनसीईआरटी का बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ये आपका हो जाएगा यूरेटर, ये हो जाएगा आपका सेमाइनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो येलो कलर के जो डायग्राम को किया गया है उसको यूरिनरी ब्लैडर। ये जो छोटी सी जो पाइपें आ रही है इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ये जो रेड कलर की जो आ रही है, आई है, उस ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। आगे के स्ट्रक्चर को पेनिस। अंदर जो एक पाइप जैसा आ रहा है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। सामने वाला फ्रंटल, इस फ्रंटल आगे का लोब, आगे का जो पेनिस का पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। सामने का जो स्क्रीन होता है चमड़ी, उसको बोलते हैं फोर स्किन। अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं टेस्टिस। बाहर जो रहता है स्किन जैसा उसको स्क्रोटम। यूरेथ्रल बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो छोटे से जो यहाँ पे दो छोटे छोटे बॉल जैसे दिख रहे हैं उसको बोलते हैं बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये आपका स्ट्रक्चर एनस हो जाएगा। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ से जो पाइप जैसा बना हुआ है इसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। और यहाँ जो आपका एक और स्ट्रक्चर जो कि आपका किस में आया है, एक और स्ट्रक्चर जो कि आपका प्रोस्टेट के अंदर ही देखो, यहाँ पे एक पाइप आया है, उसको बोलते हैं हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो डायग्राम दिया गया ये आपका डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेनिस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आपको फर्स्ट वाले डायग्राम में कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड डायग्राम पे। Sir, हाँ बोलिए। bulbo urethral gland तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन दोनों का तो कुछ तो कॉमन डिफरेंस होगा। क्या बोल रहे हैं? bulbo urethral gland है ना, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, हाँ, तो दोनों का तो कुछ तो अलग कॉमन डिफरेंस होगा ना। आपका कहना है कि बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो वो मेल में होता है फीमेल में नहीं होता है, राइट? क्या वो डिफरेंसेस है, होता है यही ना? दोनों में। क्या? नहीं नहीं नहीं, सही सही, क्या बोल रही हो? नहीं कुछ हो गया। आपका क्वेश्चन क्या है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेल में होता है फीमेल में नहीं होता है, इसका क्या रीजन है, यही ना? हाँ, इसका डिफरेंस, देखिए इसका फंक्शन नहीं दिया हुआ बुक में, एनसीईआरटी में क्लियर। देखिए जनरली ऐसा है ना कि फीमेल में बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जैसी ग्लैंड होती है, लेकिन उसका नाम वहां पे अलग होती है। जैसे कि मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को दूसरा नाम इसका कॉपर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, राइट? यहाँ पर म्यूकस का वो होता है और यहाँ पर यूरेथ्रल को लुब्रिकेंट किया जाता है एसिडिटी को काम करने के लिए। और यही चीज फीमेल में जो है वो इसका सिमिलर ही बल्बो यूरेथ्रल का सिमिलर मतलब होमोलोगस बोल सकते हैं। होमोलोगस नाम होता है बर्बो यूथ्रेटिन वस्टिब्यूली ग्लैंड करके होता है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ये फीमेल में होता है, ये वेजाइना के ओपनिंग के पास होती है। इसका काम भी लुब्रिकेंट के म्यूकस बनाना है। तो मेल में इसका क्या नाम दिया गया है? बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और फीमेल में क्या नाम दिया गया है? बार्थोलिन ग्लैंड। फंक्शन दोनों का क्या है? म्यूकस को लुब्रिकेंट करना। समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है? यस सर।
हाँ बताइए, लेबलिंग कर दिए, ABCDEF, जी बताइए नंबर, नाम। ए क्या है? यूरेटर, ए आपका हो जाएगा यूरेटर। बी क्या है? मास स्पेक्ट्रम, ठीक है। सी क्या है? सीसीटी टाइमिंग, ठीक है। डी क्या है? क्या बोल रही हो? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। पता नहीं चल रहा। डी नहीं पता चल रहा है क्या है? देखिए, डी का जो डायग्राम दिया गया है आपको, ये जो डी का जो डायग्राम दिया गया है, ये आपका है वासा एफ्रेंसिया। क्या है? मास, वासा एफ्रेंसिया। ए वाला डायग्राम आपका हो जाएगा यूरेटर, बी वाला हो जाएगा वास डिफरेंस, सी वाला ये जो इस तरीके का जो डायग्राम दिया गया है, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग एपेडिडाइम एपेडिडाइमिस। और ये डी का जो डायग्राम है, ये इसको बोलते हैं हम लोग वासा एफ्रेंसिया। ठीक है। और ई का बताइए, ई का डायग्राम क्या दिया है? यूरेटेड, ठीक है। एफ का बताइए, ये दोनों क्या डायग्राम शो कर रहा है? टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। ये डायग्राम बताइए क्या शो कर रहा है? ग्लांस इन, और इसके ऊपर का जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? फोन, ठीक है। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? टेस्टिंग, और ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? टेस्ट पेनिस के जो अंदर ये ऊपर से जो लाइनें आ रही है क्या? ठीक है। यहाँ पर जो ग्लैंड दिया गया है, ये कौन सा ग्लैंड, क्या नाम है इसका? यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये यहाँ पर जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है दोनों तरफ, इसका क्या नाम है? प्रोस्टेट, ठीक है। ये डायग्राम का क्या नाम है? ये ग्लैंड का क्या नाम है? सेमाइनल यूरेथ्रल, राइट। ऊपर जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम क्या है? लैंडली ब्लैडर, बिल्कुल सही। जितने भी आपने लेबलिंग बताया वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। डायग्राम आपको एक एक वर्ड टू वर्ड डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, ऊपर का जो डायग्राम है ये आपको यूरेटर हो गया, ये डायग्राम आपको वास डिफरेंस हो गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको एपेडिडिस्मस हो गया, ये स्ट्रक्चर आपको वास्ट एफरेंसिया हो गया। अंदर का जो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया, इसको रेटर टेस्टिस बोलते हैं। इस तरह का लोब जैसा जो सेगमेंट दिया गया है टेस्टिस के अंदर, उसको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोलते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है पेनिस के अंदर, इसको ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। ऊपर का जो कवरिंग होता है उसको फोर स्क्रीन बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया, ये आपको टेस्टिस दिया गया। टेस्टिस के अंदर ही क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। पेनिस का जो ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको डायग्राम दिया गया, ये आपको यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के ऊपर ही जस्ट ऊपर यहाँ पर बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के ऊपर आपको क्या मिल जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर आपको कौन सा डायग्राम मिल जाती है? सेमाइनल वेसिकल का। फिर उसके ऊपर क्या आ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर। यहां तक कोई दिक्कत? सर, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट ऑफ पेनिस इज टू ओपन सो एन इनर डिटेल। मतलब कि टेस्टिस का यहाँ पर अंदर का डिटेल आपको यहाँ पर समझाने का इस डायग्राम में ट्राई किया गया है। क्या डायग्राम नंबर 2 में आपको कोई दिक्कत? नो सर, कोई ऐसा वर्ड जिसमें आपको कंफ्यूजिंग हो? नो सर, ठीक है। अब मैं डायग्राम नंबर 3 पे चल रहे हैं आपके एनसीईआरटी के। ये आपके डायग्राम नंबर 3। जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पहले वीडियो को रोके और फिर खुद सॉल्व करे, देन फिर वीडियो को आगे देखें।
ठीक है, बताइए आप। ए बी सी डी मैंने लेबलिंग किया, नेमिंग बताइए। ए का क्या नाम है? इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। बी बी का क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सी का क्या नाम है? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। डी का क्या नाम है? सर्टोली सेल्स। ठीक है। और इस डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये तो सेमिनिफेस्टिव उसका दिया हुआ है ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, इसका जो ये जो रेड कलर का जो आपको लेबलिंग किया गया, ये आपका इंटेस्टिनली सेल है। ये जो अंदर जो आपको गोल गोल सेगमेंट दिख रही है, ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है। उसके अंदर का जो ये जो सेल है, वो आपका स्पर्मेटोजोआ है। अंदर का ये छोटे छोटे जो सेल जैसा बने हुआ है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और ये पूरे डायग्राम क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। आपसे पूछा जा सकता है, ये डायग्राम देगा, 4 ऑप्शन देगा कि ये डायग्राम किस चीज का है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ यही तक कोई डायग्राम क्या? यही डायग्राम हमको हार्ड लगता था लेबलिंग करने में, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में क्लियर फिगर ही नहीं दिखता था। अभी ये जो डायग्राम है ना हाँ आपका वाला फिगर, वो हाँ, क्लियर है। उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए अभी, ठीक है। अभी क्लियर दिख रहा है। आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। और कोई दिक्कत इस डायग्राम में? नो सर। ठीक है। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम का। ये डायग्राम को लेबलिंग कीजिए आप। ये भी थोड़ा टफ है, लेकिन कुछ कुछ बता क्या सकते हैं। क्लियर दिख रही है डायग्राम? यस सर। बताइए, ए नंबर में क्या दिया गया है? यूटेरस, ठीक है, यूटेरस। बी का बताइए। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सी का बताइए। प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है। डी का बताइए। यूरेथ्रा, राइट। ई नंबर बताइए। डायग्राम को और थोड़ा बड़ा करते हैं। ई नंबर बताइए। क्लिटोरिस, ठीक है। उसके बाद एफ नंबर बताइए। यहाँ एफ नंबर है। एफ, बोलिए। नहीं पता। ठीक है। एफ नंबर जो आपका डायग्राम दिया गया है, वो आपको दिया गया है लिम, LABIUM, LABIUM, लिम्बियम म्यूनोरा। मिनोरा, हाँ। जी नंबर क्या दिया गया है आपको? ये मेजोरा हो जाएगा शायद। ये हो जाएगा आपका मेजोरा। ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? एच नंबर। एच वेजाइनल नंबर हो जाएगा आपका वेजाइनल ऑरिफिसिस। ठीक है। ये डायग्राम बताइए। ये डायग्राम क्या दिया गया है? सर्विस, ठीक है। ये डायग्राम आपका सर्विक्स दिया गया है। ये डायग्राम को बताइए, लेबलिंग कीजिए, क्या दिया हुआ है? यूरेथ्रा, स्ट्रक्चर। ठीक है। ये डायग्राम को रिप्रेजेंट कीजिए, क्या दिया हुआ है? वेजाइना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका वेजाइना हो जाती है। और यहाँ जो आपको स्पेस दिया गया है, इस स्पेस का क्या नाम दिया गया है? एनस, एनस। बिल्कुल सही। ये पूरे डायग्राम आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डायग्राम आपको पूरा रिप्रेजेंट करता है फीमेल का पेल्विक शोइंग का रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नो सर। सारा वर्ड क्लियर हो गया? डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? हाँ अगर जो आपको वर्ड पता है, लेट्स एग्जांपल, मानो नीट में क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा वो समझो। जैसे कि मानो नीट में क्वेश्चन आया, पूरा डायग्राम आपको कवर कर दिया, ठीक है, ये सब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? आपको क्या किया, यहाँ पर लिख दिया एक्स, राइट?
एक्स लिखने के बाद आपसे 4 पॉइंट लिखा, ए बी सी और डी, इसके बारे में नाम नहीं लिखा है कि प्यूबिक सिंपेसिस है। आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। वो आप फाइंड कब कर पाएंगे, जब आपको पता हो कि ये डायग्राम क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तभी तो आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे ना। समझ में आ रही है? ऐसे कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो? मॉड्यूल सब में मिल जाएंगे आपको। कभी किए हो ऐसे क्वेश्चन? हाँ, लेकिन ये फिगर टफ लगता है। क्या? ये फिगर थोड़ा सा टफ लगता है, तो लेबलिंग आपको करना। तो आपको ब्लैंक फिगर दिया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक करके दिया, आप इसको एक बार 2 बार फिल करोगी तो आप फिगर समझ समझ जाओगी, फिर आपको फिगर इजी लगने लगेगा। फोर्थ डायग्राम में कोई दिक्कत आपको? हाँ सर। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट डायग्राम पे। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पहले वीडियो को रोकें और फिर खुद से सॉल्व करें, फिर लेबलिंग करें। चलिए आप बताइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एक एक करके नाम बताते जाइए। ए का बताइए। यूटेराइन फंडस। ठीक है, ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ये जो उठा हुआ, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस, सही है। बी का बताइए। इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी, बिल्कुल सही। सी वाले डायग्राम को बताइए, जो इस तरीके का ऊपर नीचे करके स्ट्रक्चर बनाया, इसको क्या बोलते हैं? बाहर का लेयर, बाहर का जो ये जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। बीच का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। बाहर का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। फिर इस तरफ आइए, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यहाँ वाले स्पेस को सर्विस। सर्विक्स। बीच के कैनाल को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। ये जो आपको नीचे में ऐसे जो दोनों तरफ निकला है इसको क्या बोलते हैं? वेजाइना। वेजाइना। ऊपर का जो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? स्टमक। स्टमक। ठीक है। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जे वाले स्ट्रक्चर को? एम्प्यूला। एम्पूला। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जो कि आपको इस तरीके से बना हुआ है, दिख रही है? फंडी, क्या नाम था भूल गई। नहीं, ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिस। फिम्ब्रिम। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। फंडीबुलम। और फिर इस तीनों को मिक्सचर करके हम लोग बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब। और ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लोपियम ट्यूब किसको कौन क्या क्या मिलके बना हुआ है? इन इनथिमस, एम्पूला और इनफंडीबुलम। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ऊपर का लेयर को यूट्रीन फंडस, बीच के स्पेस को यूट्रीन कैविटी, फर्स्ट अंदर के लेयर को एंडोमेट्रियम, बीच का लेयर को मायोमेट्रियम, बाहर का लेयर को पेरीमेट्रियम। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ओवेरी, इधर वाले स्पेस को सर्विक्स, अंदर वाले कैविटी को सर्वाइकल कैनाल, दोनों तरफ जो इसे लाइन दिया गया है वो आपका वेजाइना। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिया गया है फिम्ब्रिया। बीच के स्पेस को नीचे का इनफंडिबुलम। फिर उसके बाद क्या आता है? एम्पूला। फिर ऊपर क्या आता है? इस्थाइमस। और इस तीनों को मिक्सचर करके क्या बोलते हैं? फ्लोपियम ट्यूब। तीनों को ऐड करके। यहां तक कोई दिक्कत? इस डायग्राम में, ये आपका डायग्राम नंबर 5 है। कोई दिक्कत? इस तरीके से डायग्राम आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं? डायरेक्ट नाम बोल याद करते करते। क्या? डायरेक्ट नेम याद करते करते। नेम के साथ लेबलिंग भी आपको याद करते हुए चलना है डायग्राम का। चलिए इस डायग्राम पे आइए, बताइए ये क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ए नंबर बताइए। पैर। क्या? पैर। ए नंबर में आपका ये जो स्ट्रक्चर दिया होगा ये हो जाएगा आपका
फैट। बी नंबर बताइए। मेमोरी लो। बी हो जाएगा आपका मेमोरी लोब। ये स्ट्रक्चर बताइए। सी नंबर बताइए। मेमोरी एल्व्यूलस। क्या? मेमोरी एल्व्यूलस। सी नंबर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा मेमोरी एल्ब्यूलस। डी नंबर स्ट्रक्चर बताइए। मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट। ई नंबर स्ट्रक्चर बताइए जो पाइप जैसा आ रहा है। एम्प्यूला। एम्पूला। एफ नंबर स्ट्रक्चर बताइए। लैक्टिफेरस डक्ट। लेटिफेरस डक्ट। जी नंबर स्ट्रक्चर बताइए। निपल। निप्पल। एच नंबर स्ट्रक्चर बताइए। एरियोला। एरुला। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बताइए। रिब। रिप्स। रिप्स के जो दोनों साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? रिप्स, रिप्स तो बीच में आ गया, उसको उसको दोनों साइड को क्या बोलते हैं? मसल्स बिटवीन रिब। रिप्स। ठीक है। ये स्ट्रक्चर को बताइए। ये जो छोटा सा जो ये लाइनें आई है क्या बोलते हैं इसको? पता नहीं, नाम नहीं इ- आता। इसको बोलते हैं हम लोग पिक्टोरिस मेजर मसल्स। क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर। डायग्राम का एक एक लेबलिंग आपको पता होना चाहिए। और 2026 का ये चीज क्वेश्चन भी 25 का क्वेश्चन भी पूछा गया। इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है कि पहले क्या है। पहले फैट है, फिर मेमोरी लोब है, फिर मेमोरी एल्ब्यूलस है, फिर मेमोरी डक्ट है, फिर एम्पुला है, फिर लेक्टिफेरस डक्ट है, फिर निप्पल है। तो यहाँ तक का आपको सीक्वेंस पूछा गया था एग्जाम में। डायग्राम तो उससे कहीं भी पूछता है। हाँ, आपसे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। 2000 पीवाईक्यू चेक कीजिएगा, उसमें आप चेक कीजिएगा 2024 या 25 में पूछा गया है। अब ये डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम का क्या रिप्रेजेंट करता है? अ डायग्राम मेट्रिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसका ये डायग्राम है मेमोरी ग्लैंड। सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड का। ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं था तो इसको ध्यान रखना है। पिक्टोरिस मेजर मसल्स। ये डायग्राम आपका 6 था। अब आते हैं इस वाले डायग्राम पे। इस डायग्राम पर भी आपसे पीवाईक्यू पूछा गया। बनाए हो पीवाईक्यू? इस पर नहीं बना, ये नहीं था। क्या? इस पर अभी तक तो नहीं बना। ठीक है, चेक कीजिएगा। ये बताइए, ये ऊपर वाला जो दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? इसका भी आपको स्पर्मेटोजोआ। सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ये सीक्वेंस बताइए, ये क्या है? ये ये क्या है? स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड। ये बताइए, ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। राइट। ये डायग्राम बताइए, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। राइट। ये डायग्राम बताइए, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेटोली सेल। ये डायग्राम बताइए। स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है। अब आपको लेबलिंग अच्छे से इसका सीक्वेंस के साथ याद होना चाहिए। ऊपर का जो जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है वो स्ट्रक्चर आपका है स्पर्मेटोजोआ। नीचे का जो स्ट्रक्चर दिया गया है स्पर्मेटिड। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके नीचे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये साइड का स्ट्रक्चर सर्टोली सेल। ये फर्स्ट लेयर के जो ऊपर जो सेल जैसा बना है वो स्पर्मेटोगोनिया। डायग्राम क्या बताता है? डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनलार्ज करके। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये और व्यू करके मतलब और ज्यादा इनलार्ज करके बड़े मैक्रोस्कोप में इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा। आपको सीक्वेंस के साथ ये डायग्राम याद होना चाहिए। कई बार सीक्वेंस भी पूछा गया है पीवाईक्यू में। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नो सर। ठीक है। डायग्राम नंबर अब 8 पे चलते हैं। चलिए इसका लेबलिंग कीजिए। A B C D।
बोलिए ए में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ए आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर का लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी का बताइए। एक्रोजोम। बिल्कुल सही। सी का बताइए। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ पर न्यूक्लियस ही कंटेन करता है क्रोमोसोम मटेरियल को। डी नंबर बताइए। नेक। नेक। ई नंबर बताइए। मिडल पीस। मिडल पीस। एफ नंबर बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग के लिए कौन सोर्स है एनर्जी का? माइटोकॉन्ड्रिया। जी नंबर बताइए। टेल। टेल। और ये पूरे ऊपर से नीचे तक का क्या है? हेड। हेड। और ये स्ट्रक्चर किसका है? बोलिए। स्ट्रक्चर ऑफ क्या? किसका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ये? ऑफ स्पर्म स्पर्म स्पर्म। ठीक है। सीक्वेंस से हर चीजें आपको पता होना चाहिए विथ डायग्राम के साथ। ये स्ट्रक्चर किसका है? स्पर्म का। टेल है। एनर्जी सोर्स। सोर्स इसका फॉर स्विमिंग के लिए सीक्वेंस कौन? करेंगे। क्या बोल रही हो? इसका सीक्वेंस कैसे याद करेंगे? क्या? इसका सीक्वेंस कैसे याद करेंगे? सीक्वेंस नहीं, आपको लेबलिंग पता होना चाहिए। जैसे कि लेट्स एग्जांपल मानो, हमने मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैं जैसे कि वाइट कर देता हूँ, राइट। और ये सब भी मैंने यहाँ पे हटा दिया है। आपको मान लेते हैं नीट में ऐसा करके क्वेश्चन पूछा, आपको दिया गया ए बी सी और कहीं पे मान लेते हैं डी। आपको पूछा गया नेक कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए नेक कहाँ पे है। बी में है। यहाँ क्या है? हेड है। इस तरीके से आपको लेबलिंग को पता होना चाहिए। सीक्वेंस नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। ऊपर आपका ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके नीचे वाला एक्रोसोम, फिर ये बीच का जो इस तरह का स्ट्रक्चर वो न्यूक्लियस जो कि क्रोमोसोमल कंटेनिंग है। अगर आपसे पूछ ले कि क्रोमोसोमल कंटेनिंग कौन हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियस होगा। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोसोमल कंटेनिंग ऑर्गन, ऑप्शन दिया गया, लेबलिंग दिया गया, ये आपको हेड, बी नेक, सी टेल और डी आपको दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर ए आपको दिया गया हेड मानो, बी आपको दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी आपको नेक दिया गया और डी आपको न्यूक्लियस दिया गया। क्या ऑप्शन लगाएंगे आप? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायग्राम देख के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ यस तक? सर। नो सर। ठीक है। इस डायग्राम को और अच्छे से गौर से यहाँ से जब देखोगे तो ये आपका हो जाएगा नेक, बीच वाला हो जाएगा आपका मिडल लेयर, दोनों जो स्पेस है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। लास्ट का जो है उसको क्या बोलते हैं? टेल। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर। एट डायग्राम आपका हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 9 डायग्राम पे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 2026 में नीट के एग्जाम में ये चीज पूछा गया है। ये डायग्राम नहीं, इसके बाद वाले डायग्राम के बारे में बोल रहे हैं। वैसे इस पे भी पीवाईक्यू आया हुआ है, फिर भी डिस्कस करते आइए। ये क्या दिया हुआ है? ए, बताते जाइए। ए बी सी डी ई एफ, बताइए ए क्या दिया है? ब्लड वेसल। ए आपका दिया है ब्लड वेसल। बी क्या दिया है? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। सी बताइए, ये जो सी स्ट्रक्चर दिया गया है इसका नाम क्या है? टर्शियरी फॉलिकल। सी नंबर बताइए क्या दिया गया है? टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है। डी नंबर बताइए क्या दिया गया है? ग्राफियन फॉलिकल। राइट। ई नंबर बताइए क्या दिया हुआ है? ओव्यूल। ओवम। हाँ ओवम। एफ नंबर बताइए जो बाहर का जो लेयर दिया गया है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। बिल्कुल सही। और ये डायग्राम सेक्शन किसका व्यू है? ओवेरी। ओवरी। क्या क्लासेस आपको समझ में आ रही है? हेल्पफुल है कि नहीं आपके प्रिपरेशन के लिए? यस सर। इस तरीके से आपको तैयारी करना होता है। हर एक एनसीईआरटी को चीजों को आपको माइंड में सेट करना होता है, तब AIR 1 2 1 से लेकर 50 के बीच में आता है।
ठीक है, आप लोग हवा में पढ़ते हैं एनसीईआरटी को। ये जो डायग्राम दिया गया है ये आपका ब्लड सेल का दिया गया है। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया फर्स्ट, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल का दिया गया है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये स्ट्रक्चर को बोला गया है, अच्छा ये बताइए, इसको बोला गया है टर्सरी फॉलिकल या फिर इसको बोला गया है येलो वाले को कि रेड वाले को? येलो वालों को। बिल्कुल सही, येलो वाले को बोला गया है टर्सरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। और ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला गया? ग्राफियन फॉलिकल। ये जो बाहर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? ओवम। ये बाहरी लेयर को क्या बोला गया? कॉर्पस लूटियम। डायग्राम किसका रिप्रेजेंट करता है? ओवेडी का। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई ऐसा वर्ड जिससे आपको समझने में दिक्कत हो रही हो? हेलो, वॉइस जा रही है? क्लियर हो गया ये आपका 9 नंबर डायग्राम? ठीक है, अब मैं जो आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ ये 2026 अभी जो कुछ ही 3 मई को हुआ है उसमें ये डायग्राम का क्वेश्चन बेस पूछा गया है। आप देखिएगा, आपको शॉक हो जाएगा वो क्वेश्चन को देख के। शॉक क्यों हो जाइएगा? क्योंकि ये आपको पूरा सीक्वेंस ही वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछा है। हमको ये समझना भी है। अच्छा, नहीं आपको समझ में आता है ये? नहीं। देखिए ठीक है, तो मैं आपको ठीक है मैं आपको आज के क्लास में ये आपको समझा देंगे। देखिए, आपको नहीं आता है लेबलिंग, स्टार्ट करें फिर समझाना, या लेबलिंग आप बताना चाहोगे? नहीं, आप समझा भी दीजिए। क्या समझा दीजिए। क्या बोल रही हो? बता दीजिए। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। 2026 में रीनीट, अभी तो रीनीट होने वाला है 21 तारीख को, 3 मई के पेपर में ये डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्रोमोसोमल नंबर पर सेल पहले 46, ठीक है, अब टूटते जाएगा। इधर किसका दिया गया? स्पर्मेटोजेनेसिस का। इधर किसका दिया गया? मेल का। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है? मेल में कि फीमेल में? मेल में। मेल में। oogenesis किस में होता है? मेल में कि फीमेल में? फीमेल। फीमेल में, बिल्कुल सही। अब देखिए, पहले मेल वाले को समझेंगे और फिर फीमेल वाले को भी समझेंगे। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है? आप जरा बताइए बताइए, प्यूबर्टी का क्या मतलब होता है? स्टार्टिंग एज होता है। किस एज में फिर प्यूबर्टी आते हैं मेल के? ये किस एज में आते हैं? 9 से 14। क्या? 9 से 14। प्यूबर्टी का मतलब हो जाती है, प्यूबर्टी का मतलब होता है जब बच्चे का परिजन मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट जो वो मैच्योर होने लगता है या फिर मैच्योर होना शुरू होता है और बॉडी में जो है वो सेक्सुअल हार्मोन बढ़ता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इंक्रीज होने लगता है। गर्ल्स में जो वो प्यूबर्टी का एज मतलब ट्रॉमा जो है वो आपको 10 to 14 ईयर में दिखता है लगभग, या फिर 11 to 12 बोल सकते हो। इसमें आपको प्यूबर्टी जब आता है, सबसे पहले समझिए प्यूबर्टी में क्या होती है। जब मेल में प्यूबर्टी आती है तो क्या होती है और फीमेल में क्या होती है वो समझिए। एट प्यूबर्टी, मेल एंड फीमेल, पहले आती कब ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल में कब, मेल में कब आती है? मेल मतलब बॉयज में कब आती है? 12 से 16 साल में। एवरेज लेके चले ऑन एन एवरेज तो 13 से 14 ईयर में प्यूबर्टी आ जाती है। जब प्यूबर्टी आती है चेंजेस क्या होता है बॉडी में? टेस्टिस एंड पेनिस का साइज जो है वो इंक्रीज होने लगता है। वॉइस जो है वो हैवी होने लगता है, हैवी मतलब भारी होने लगता है। फेशियल मतलब दाढ़ी आने लगता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगता है। और मसल्स में भी डेवलप होना
शुरू होता है। कब ये होता है? जब बच्चे प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं, ठीक है। गर्ल्स का जो है वो 10 to 14 ईयर में होता है, या 11 to 12 ईयर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? चेंज कैरेक्टर, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, हिप जो है वो ब्रॉड, बैक का जो पोर्शन है वो ब्रॉड, चौड़ा होना स्टार्ट होने लगती है। प्यूबिक एंड अंडर आर्म में हेयर आने लगता है। प्यूबिक आप समझ ही रहे होंगे, अंडर आर्म आप समझ ही रहे होंगे। मैचुरेशनल पीरियड जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वो स्टार्ट होने लगता है। कब स्टार्ट होता है? एट प्यूबर्टी में। तो प्यूबर्टी का मतलब आपको क्लियर हो गया। प्यूबर्टी मतलब आपको क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। Puberty is the period between childhood and adulthood and when reproductive organ become functional and secondary character appear। अगर डेफिनेशन आपको पूछे कि प्यूबर्टी का डेफिनेशन बताओ क्या होती है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड बिटवीन होता है जब चाइल्ड से जब वो थोड़ा मैच्योर मतलब एल्ड्रोसेंस होता है, और जब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फंक्शनल और फिर सेकेंडरी करेक्टर जब वो अपीयर होने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एट प्यूबर्टी। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको? नो सर। ठीक है। जब प्यूबर्टी होती है उसके बाद यहां पर दोनों में, मेल और फीमेल में, दोनों में चेंजिंग होना स्टार्ट होती है। पहले मेल का देख लेते हैं क्या उसमें चेंजिंग होती है, और देन फिर फीमेल का। पहले ये प्रोसेस समझेंगे। स्पर्म स्पर्म जो वो मेल में कैसे बनती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्म का बनना। क्या? स्पर्म का बनना। स्पर्म फॉर्मेशन बोल सकते हो, या फिर स्पर्म का बनना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोन, यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होती है स्पर्म का बनना। अब चलते हैं स्पर्म कैसे बनता है उसके ऊपर। सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो होती है स्पर्म बनने का, उसका सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है स्पर्मेटोगोनिया। आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर में पढ़ाया गया होगा कि अलग अलग लेवल ऑफ में आते हैं। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में क्या होती है, इस पर पहले ये समझेंगे स्पर्मेटोगोनिया होती क्या है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो आपका टेस्टिस में प्रेजेंट जर्म सेल को, टेस्टिस में जो जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं उसको को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। ये माइटोसिस से डिवाइड होता है। प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। बच्चे में जो है स्पर्मेटोगोनिया मतलब जर्म सेल जो है वो प्रेजेंट तो रहती है कि नहीं रहती? कोई मानव भी बच्चा पैदा उसमें तो होगा ही ना ये। अब वो जब प्यूबर्टी के एज में आएगा, मतलब 12 से 13 साल में, तो ये फिर उठ जाएगा। 12 साल में ये सोया रहेगा, फिर ये उठ जाएगा। उठने के बाद इसमें क्या हो जाएगी? माइटोसिस। माइटोसिस से फिर ये डिफरेंशिएशन करके ये बना देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहले इसके पास 2n था, मतलब 46 क्रोमोसोम। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है वो समझिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो वो डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले एक था, फिर ये 2 बना, फिर ये 1 से 2 बना, फिर 1 से 2 बना। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आया तो 1 से यहाँ पे कितने बने? 2 बने। तो कुछ स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। इसमें भी क्रोमोसोम आपका 2n इक्वल टू 46 ही रहती है, राइट। उसके बाद इसमें होता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। कहाँ पे माइटोसिस हो रही है, कहाँ पर मियोसिस हो रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपको 3 मई के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद फिर इसमें होती है सेकेंडरी, फिर ये बनाता है फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कवर करने के लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में।
अब यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो वो चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो ये कितने बन जाते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपका एन नंबर चेंज होने की वजह से क्रोमोजोम नंबर, तो ये बन जाता है एन इक्वल टू 23 बन जाता है। फिर उसमें सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन होने के बाद वो फिर स्पर्मेटिड बनाती है। स्पर्मेटिड में फिर डी डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर वो स्पर्मेटोजुआ बनाती है। तो कहने का मतलब, जब आपसे पूछे जाए क्रोमोजोम क्या सीक्वेंस होती है क्रोमोजोम नंबर याद रखने का, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, SPERMATOG, स्पर्मेटोगोनिया। कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम? 46, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोजोम? 2n इक्वल टू 46। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोजोम? n इक्वल टू 23। स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोजोम? n इक्वल टू 23। स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बोलो, n इक्वल टू 23। स्टेप क्या क्या है? यहां से ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ रहा है? पहले अगर जब हम लोग स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में है, तो यहाँ पर क्या हुआ? माइटोसिस, डी डिफरेंशिएशन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आई तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर स्पर्मेटिड में आई तो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ आई तो डी डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई दिक्कत? ये पूरे स्टेप किसका है? स्पर्म बनने का। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। ये स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोजोम कैसे कैसे डिवाइड हुआ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आ जाते हैं फीमेल वाले पे। पूरा स्टेप आपको ये याद होना चाहिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन होना। oogenesis में सबसे पहले माइटोसिस डिफरेंशिएशन होके प्राइमरी oocyte बनती है। आपको यहाँ पर एक लेक्चर पूरा oogenesis को समझाने में क्लास में लगाए गए होंगे, जिससे आप लोग समझ गए होंगे। फिर ये प्राइमरी माइटोटिक डिवीजन होके कंप्लीट होके पॉयर टू, फिर ये ओवुलेशन के लिए रेडी होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। फिर सेकेंडरी oocyte से ओवम बनती है। सेकेंडरी oocyte में सेकेंड पोलर बनती है और प्राइमरी oocyte में फर्स्ट पोलर बनती है। तो फर्स्ट पोलर कब बनती है? प्राइमरी oocyte में। यहाँ पे फेटल लाइफ होती है और यहाँ पर चाइल्ड बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का काम कब होती है? जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में आती है, तब तक में चाइल्ड बर्थ से ही इसमें बनना जो वो शुरू हो जाता है। और जब टीनेजर आता है, मतलब एडल्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, फिर ये सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्दर वो डेवलप कर जाती है ओवम और फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला हाँ। oogenesis। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे स्टेप क्या क्या हो रही है, राइट? देखिए स्क्रीन तो आपको विजुअल है ना? सर। ठीक है। अब यहाँ पे oogenesis को आप समझिए। सबसे पहले उगोनिया मतलब समझिए। उगोनिया का मतलब क्या होती है वो समझिए। उगोनिया मतलब होती है ओवम या एग का फॉर्मेशन होना। ओवम या एग का फॉर्मेशन होना। उगोनिया जब होती है तो इसके पास 2n इक्वल टू 46 क्रोमोजोम होती है। यहां पर देख लो, उगोनिया में कितने होते हैं? 2n इक्वल टू 46। फीमेल फ्यूटस मतलब जब गर्भ में बच्ची होती है। देखो एक चीज का डिफरेंस समझो।
मेल, जब बच्चे मेल होते हैं मतलब लड़का होता है, बॉय, और गर्ल, जनरली क्या होती है ना, जब मदर का 9 मंथ का जो वो चलती है, डिलीवरी का जो टाइम चलती है, उसी समय 6-7, 4-5 मंथ में पता चल जाता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा। जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, जनरली मानो जब गर्ल्स होती है, गर्ल माँ के गर्भ में, उस समय वहां पर जो वो oogenesis का सिस्टम जो वो स्टार्ट हो जाता है उसी समय। फीमेल मेल में कब होता है? प्यूबर्टी में। यहाँ पर गर्ल्स में क्या होती है? वहीं पर स्टार्ट हो जाती है जब वो बच्चे माँ के अंदर हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, फिटस, गर्भ फिट, फीमेल फ्यूटस का मतलब गर्भ में बेबी गर्ल का ओवेरी में oogenesis बनने लगता है, ओवेरी में oogenesis बनने लगता है। ये माइटोसिस से डिवाइड करता है और यहाँ पर क्रोमोजोम बन जाती है 2n = 46। फिर यहाँ पर ये माइटोसिस डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte बनती है। कब? जब बच्चे का जन्म हो जाता है। अभी ये सब काम कहाँ चल रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर, जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। यहां तक का स्टेप बता रहे ना हम आपको। ये जो स्टेप है, ये स्टेप बच्चे माँ के जो पेट में अंदर में जो गर्ल्स बेबी है उनके अंदर का ही स्टेप अभी मैं आपको डिस्कस कर रहे हैं। अंदर ही ये चीज प्रोग्रेस चल रही है, ऊगोनिया वाली। उसमें फिर माइटोसिस डिवीजन हुई और ये डिफरेंशिएटेड करके ये बना दिया प्राइमरी oocyte, राइट। प्राइमरी oocyte क्या करता है? ऊगोनिया को डिफरेंशिएट, मतलब ऊगोनिया को ये डिफरेंशिएट क्या, पहले 2 था, फिर ये टूटा और ये यहाँ पे टूटा, फेटल लाइफ जब अंदर हो, तो फिर ये आपको ये फेटल लाइफ में ही बन जाता है। फिर यहाँ पर प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 शुरू करता है, लेकिन प्रोफेज 1 में रुक जाता है। आपको यहाँ पर लिखाया भी गया होगा कि प्राइमरी oocyte जब बन जाती है बच्चों में, तो प्राइमरी oocyte जब बन जाती है मियोसिस 1 में जब ये शुरू होती है, आपको सेल साइकिल में 2 स्टेप बताया गया होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बताया गया है। हाँ, तो मियोसिस 1 का जब साइकिल शुरू होता है उसी समय प्रोफेज 1 जो होती है वहीं पर रुक जाती है फीमेल में, जब वो गर्भ में होती है, राइट, रुक जाती है। बर्थ के प्यूबर्टी तक इसी स्टेज में रहता है, जब तक उसका प्यूबर्टी अब नहीं आएगा। कब तक? जब तक वो उसका प्यूबर्टी नहीं आएगा तब तक स्टेप अप आगे नहीं बढ़ेगा। कहाँ फंसा रह गया? मियोसिस 1 के प्रोफेज में। आपको बताया गया होगा प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब सेल साइकिल में। तो यहां तक स्टेप आके रुक जाता है। अब प्यूबर्टी के बाद हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद कुछ प्राइमरी oocyte जो वो ग्रो करता है। जैसे ही बच्चे में प्यूबर्टी आती है तो हर एक एक जो वो प्राइमरी oocyte जो वो ग्रो करने लगता है, और जैसे ही वो प्यूबर्टी आने के बाद वो ग्रो करता है तो यहाँ पर फिर उसका मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ये जो आपका मियोसिस 1 कंप्लीट कब होता है? चाइल्ड के बर्थ होने के बाद या प्यूबर्टी आने टाइम? बोलिए, मियोसिस 1 आपका कब कंप्लीट हुआ है? बोलिए। चाइल्ड के बाद। मियोसिस 1 आपका कंप्लीट हुआ है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वो स्टार्ट हो गया है। जब साइकिल स्टार्ट हुआ है, पीरियड का सेशन, मतलब टीनेजर जब एज आ गया प्यूबर्टी वाला, तो फिर मियोसिस 1 आपका कंप्लीट होता है। स्टॉप तो उसका अंदर ही हो चुका है साइकिल का प्रोसेस। अब देखिए, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ओव्यूलेशन थोड़ा पहले प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी oocyte एंड यहाँ पर अब सेल का साइज जो वो बड़ा बनती है। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte फिर ये बनाती है जब उसका पीरियड जो वो शुरू होने लगता है। सेकेंडरी oocyte के बाद ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनाती है जिसका n = यहाँ पर अब नंबर ऑफ सेल जो है वो 23 बन जाती है। साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ पर सेल का जब डिवीजन होता है तो साइटोप्लाज्म जो वो अनइक्वल डिवाइड होता है दोनों में, एक बड़ा बनती है और एक छोटा बनती है। छोटे वाले को क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। फिर ये कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये सेकेंडरी oocyte ये ओवेरी से रिलीज होता है
ओव्यूलेशन के लिए। सेकेंडरी oocyte कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है ओवम के लिए, ओव्यूलेशन के लिए। मियोसिस शुरू करता है और मेटाफेज में रुक जाता है। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? स्टार्ट होता है आपका मियोसिस 2, फिर ये कहाँ कहाँ आके रुक रुक जाता है? मेटाफेज में, मेटाफेज 2 में। क्यों रुक जाता है वो समझिए। अगर फर्टिलाइज हो जाए तो स्पर्म के अंदर, अब मानो मियोसिस 2 रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है? मेटाफेज 2 में, राइट। मेटाफेज 2 में ये रुका हुआ है मियोसिस मियोसिस 2। अब आगे स्टेप के लिए इसको स्पर्म का नीड होता है, मेल स्पर्म का इसको नीड होती है। स्पर्म जाएगा तो आगे का प्रोसेस होगा। अब मान लेते हैं कि गर्ल्स का जनरली शादी जो है वो 25 के बाद ही होती है नॉर्मली, राइट। 25 तक कोई भी शादी नहीं हो रहा है। अगर शादी नहीं हो पा रहा है तो क्या इसके कांटेक्ट में स्पर्म आ पाएगा? फर्टिलाइज हो पाएगा एग, ओवम इसका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोलिए। हेलो। नहीं। तो स्पर्म इसमें इंटर ही नहीं करेगा तो मियोसिस 2 जो वो नहीं होगा। जब जैसे ही इस पे स्पर्म इंटर करेगा तो स्पर्म के इंटर करने पर मियोसिस 2 जो वो कंप्लीट होता है और ओवम जो है वो n=23 बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी जो वो n= फिर 23 बनता है। फिर यही साइकिल जो वो रिपीट होते रहता है जब तक अब स्पर्म यहाँ पर नहीं आएगा ओवम के पास। ओवम और फिर स्पर्म यहाँ पे दोनों मिल जाएगा, फिर दोनों फर्टिलाइज कर जाएगा। फर्टिलाइज करने के बाद मियोसिस 2 का भी स्टेप पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो ये स्टेप फिर चलते रहता है, स्पर्म नहीं आता है, फिर ये साइकिल रिपीट होते रहता है। मैच्योरेशन साइकिल में आपको बताया जाएगा कि ग्राफ में फिर साइकिल कैसे रिपीट होता है। फिर पीरियड आते हैं, फिर ओवम रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि उसको स्पर्म का नीड होता है, वो उस समय उसको मिलती नहीं है। समझ में आ गई बातें आपको? आवाज जा रही है? हेलो हेलो हेलो, वॉइस जा रही है आपको? यस सर। क्लियर हो गया ये आपको? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा इस डायग्राम को दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर मेल में एट प्यूबर्टी यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर उसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ पर माइटोसिस नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, माइटोटिक हो रही है। फर्स्ट डिवीजन होती है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटिड बनाती है। फिर इसमें डिफरेंशिएशन होके यहाँ पर माइटोसिस माइटोसिस डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है ये स्ट्रक्चर। n= नंबर ऑफ, ये पता होना चाहिए कहाँ पे 46 और कहाँ पे 23 है। oogenesis में क्या है? यहाँ पर स्टार्ट हो गया फीटल में, जब बच्चे गर्भ में है माँ के। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी oocyte तक गर्भ में ही बनता है, फिर ये आके स्टॉप हो जाता है प्रोफेज में। तो 3 स्टेप में आपको यहाँ पर बताया गया होगा, माइटोटिक डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज। ये 4 स्टेप में आपको बताया गया होगा कि कैसे कैसे सेल का डिवीजन होता है, राइट। तो यहाँ पे आके वो रुक जाता है, फिर वो जब जब उसका प्यूबर्टी का एज आता है तो वो प्यूबर्टी का एज से फिर वो सफर करके आ जाता है सेकेंडरी oocyte में। फिर सेकेंडरी oocyte में आके रुक जाता है। कब रुक जाता है? मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में आके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? फिर उसको स्पर्म का नीड होता है। स्पर्म जब आएगा तो फिर ये आगे चल के फर्टिलाइज करेगा ओवम। फिर ये प्राइमरी oocyte से ये जब ये टीनेज वाले एज में आता है तो ये 2 चीजें बनाता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर ये सेकेंडरी oocyte भी जब ये टूटता है तो वो भी 2 चीज बनाता है, ओवम और फिर सेकेंड पोलर बॉडी। समझ में आ गया ये डायग्राम? आपको एक एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। कहाँ पर बर्थ है, कहाँ पे प्यूबर्टी लिखा हुआ है, कहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी है, कहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी है, कहाँ पर एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ लिखी हुई है। ये हर चीज आपको अच्छे से वेरीफाई होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक के डायग्राम में? नो सर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको जो भी डाउट था? यस सर।
अब इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम भी आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है। इस डायग्राम को लेबलिंग कीजिए। जब आप इस डायग्राम को अच्छे से लेबलिंग करेंगे तो ऊपर का जो लेयर, मैं आपको लेबलिंग करके ही दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये डायग्राम को। ऊपर का जो यहाँ पे लेवल दिया गया रेड कलर का, ये आपको एफएसएच है, ये आपको डेवलपिंग फॉलिकल है, बीच में आपको मैच्योर फॉलिकल आता है, फिर ओव्यूलेशन में आता है, ये आपका डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम आता है, फिर रिग्रेसिव कॉर्पस लूटियम आता है। ऊपर का जो ये जो कॉलम दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हार्मोन लेवल। बीच में आपको ओवेरी का इवेंट दिया गया है, सेकंड में आपको ओवेरियन हार्मोन का लेवल दिया गया, यहाँ पे आपको प्रोजेस्टेरोन आ जाती है। फिर नीचे में आपको यूट्रीन इवेंट में क्या हो रही है वो आपको बताया गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो स्टार्टिंग के डे 1 से डे 5 तक का साइकिल होता है उसमें ब्लीडिंग होता है, जिसको हम लोग मेंसेस कहते हैं। फिर 9 से 12 डेज में फॉलिकल फेज होता है, जिसको हम लोग पॉली फिल्ट्रेटिव फेज कहते हैं। फिर हम लोग 19 से 23 या 15 से 23 इस पेज को हम लोग बोलते हैं लूटियल फेज, जिसको हम लोग सेकेंड सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। और नेक्स्ट साइकिल फिर स्टार्ट होती है 28 या फिर 29 डेज पे। ये डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है, वेरियस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजिंग आती है ड्यूरिंग, उसके बारे में। हर एक चीज का लेबलिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई दिक्कत इस डायग्राम में? कोई दिक्कत आपको इस डायग्राम में? सर ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम आपका आ जाता है ये वाला। इस डायग्राम को समझिए, ये जो आपका एरो जैसा जो ये जो आ रहा है इसको क्या कहते हैं, स्पर्म। क्या कहते हैं? सर ये जो आपका एरो जैसा जो आ रहा है ये आ गया आपका स्पर्म आ गया। ये आपका सेल ऑफ कोरोना रेडियाटा आ गया। ये बीच में आपका ओवम है, मान लेते अब वो ओवम तक आ गया। अब मान लेते किसी भी फीमेल का शादी हो गया, राइट। अब वो इंटरमीट किया और फिर स्पर्म जो है वो अंदर आ गया ओवम के बाद। तो ओवम जब स्पर्म अंदर आता है, ऐसा नहीं कि सारा स्पर्म जो है वो ओवम के पास ही आ जाता है, कुछ पहले ही डीजनरेट हो जाता है, कुछ ही एक ही स्पर्म या फिर बहुत कम स्पर्म जो वो ओवम के अंदर आ पाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत से लेवल रखा गया। सेल ऑफ कोरोना रेडियाटा उसको उसके अंदर, फिर जोना पेलासुडा, फिर पेरिटेल्टिव स्पेस, काफी स्पेस सबके पास, काफी सेक्रेटरी हटने के बाद स्पर्म जो वो वहां तक जा पाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो आपको डायग्राम दिया गया ये आपको ओवम अराउंड फ्यू स्पर्म, ओवम के जो आसपास कुछ स्पर्म का आपको डायग्राम बताया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेबलिंग आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट जो आपको सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये जो पिंक कलर का दिया गया ये आपको पेरी वेल्टेबनी स्पेस। ग्रीन कलर का जो लेयर दिया गया इसको जोना पेलोसुडा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस डायग्राम में कोई दिक्कत? हेलो, वॉइस जा रही है? सर कोई दिक्कत इस डायग्राम में आपको? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपका दिया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम। अब ऊपर स्पर्म तो आ गया ओवम तक, अब कैसे फर्टिलाइज होगा, कैसे पासिंग होगा और कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा फ्लोपियम ट्यूब में। तो आपको ये लेयर दिया गया, ई वाले लेयर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, मरोला। मरोला आपको डायग्रामेटिक ध्यान रखना है, कैसे कहाँ पर क्या आया है। लास्ट में आपको क्या बन जाते हैं, ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन। जी नंबर में क्या दिया गया आपको, ब्लास्टोसाइट। बस आपको यहाँ पर डायग्राम को लेबलिंग देखना है, बाकी थ्योरी पार्ट तो आपको क्लास में समझा ही दिया गया होगा, राइट। जहां पे अंडरलाइन किए हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से वो इंटरमीट किया, फिर ये आगे बढ़ते गया और बढ़ते गया, कहाँ पे डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का फ्लोपियम ट्यूब में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका डायग्राम नंबर 14 है। कोई दिक्कत इसमें? नो नेक्स्ट डायग्राम आपका आता है, लास्ट डायग्राम आपका आता है 15। ध्यान रखना है, ऊपर का जो लेयर है इसको लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए क्या लिखा हुआ है? प्लासेंटर बिल्ली।
प्लासेंटल विलाई, अंदर का जो ये जो रेड कलर का इसको कैविटी ऑफ यूट्रस, और ये जो इस तरीके का जो लेयर दिया गया डायग्राम यॉक सैक, ये जो डायग्राम दिया गया ये किसका दिया गया, बच्चे का एम्ब्रियो का जो डेवलप हो रहा है। और ये जो दिया गया है इसको क्या बोलते हैं, पल्प ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ये आपका जो कोड दिया गया जिसके द्वारा इसको खाना पीना ऑक्सीजन जो जो इस बच्चे को मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, अम्बाइलिकल कोड विथ इट्स वेसल्स। ये क्या दिया हुआ, ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, जब बच्चे यूट्रस के अंदर होता है तब का ये डायग्राम आपको दिया गया है। अच्छे से आपको लेबलिंग पता होना चाहिए। सारा डायग्राम आपका यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट होता है। जितना भी डायग्राम आपको कराया गया है सारे डायग्राम को आपको खुद से एक बार भी दोबारा